Hello students, let's start our sixth chapter, that is manufacturing industry. यहाँ हम शुरुआत में इंट्रोडक्शन देखते हैं तो यहाँ इन्होंने दिया हुआ है एक केस स्टडी टाइप में कि दिवाली के ओकेज़न पर हरीश अपने पेरेंट्स के साथ मार्केट जाता है। वहाँ वो लोग जूते कपड़े ख़रीदते हैं। इसकी मदर बर्तन यूटेंसिल्स वगैरह एंड शुगर टी दिया जो हम यूज़ करते हैं दिवाली के ऊपर वो ख़रीदती है। हरीश ऑब्ज़र्व करता है कि मार्केट में जो शॉप्स हैं वो ऐसे आइटम से भरी पड़ी हैं जो सेल के लिए हैं। उससे बड़ी हैरानी होती है कि इतने सारे आइटम कैसे इतनी बड़ी क्वांटिटी में बनाए जा सकते हैं। उसके फादर एक्सप्लेन करते हैं कि बेटा जूते, क्लोथ, शुगर, इन सबको बड़ी इंडस्ट्रीज़ में बड़ी मशीनों के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। कुछ एक यूटेंसिल्स को स्मॉल इंडस्ट्रीज़ में मैन्युफैक्चर किया जाता है, जबकि दिया जैसे जो आइटम हैं उन्हें हाउस होल्ड जो इंडस्ट्री, हमारी कॉटेज जो इंडस्ट्री है, उनके अंदर इंडिविजुअल जो आर्टिजन्स हैं उनके द्वारा बनाया जाता है। अब आपको इनके बारे में आइडियाज़ होगा ही, बाकी आगे इस चैप्टर में इन सबको देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय मैन्युफैक्चरिंग। जैसा हमने पहले पढ़ा, चैप्टर का नाम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो यहाँ डेफिनेशन दी हुई है आपको कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स in large quantities after processing from raw materials to more valuable product is called manufacturing। मीन बड़ी संख्या में गुड्स, चीज़ों का जो प्रोडक्शन है बड़ी क्वांटिटीज़ के अंदर, जब रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके ज़्यादा वैल्यूएबल प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट किया जाता है तो इस प्रोसेस को हम मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। डू यू नो दैट पेपर इज़ मैन्युफैक्चर। हाँ, तो हमें पता ही है कि पेपर वुड से बनता है, शुगर केन से चीनी बनाते हैं हम लोग, आयरन और एल्यूमिनियम और बॉक्साइट से हम मेनली आयरन एंड स्टील और एल्यूमिनियम एट्सेट्रा बनाते हैं। क्या आप ये भी जानते हैं कि कुछ टाइप के जो क्लॉथ्स हैं वो यार्न, जो धागा है, उससे बनाए जाते हैं, जो अपने आप में एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट होता है। तो वो लोग जो सेकेंडरी एक्टिविटी में एम्प्लॉयड होते हैं वो प्राइमरी जो मटेरियल्स हैं उनसे मैन्युफैक्चर करके उन्हें फिनिश्ड गुड्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं। स्टील फैक्ट्रीज़, कार, ब्रूवरीज़ क्या होती है, जहाँ बेटा अल्कोहल बनाते हैं, शराब, बियर एट्सेट्रा। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, जो कपड़ा उद्योग है, बेकरी, इनमें जो लगे हुए वर्कर्स होते हैं वो सब इन्हीं सेकेंडरी एक्टिविटीज़ वाली कैटेगरी में आते हैं। कुछ पीपल सर्विसेज प्रोवाइड करने में लगे होते हैं, लेकिन इस चैप्टर के अंदर हम मेनली कंसर्न रहेंगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो सेकेंडरी सेक्टर के अंडर आती है। मेन हम सर्विस सेक्टर, दैट इज टर्शरी एक्टिविटीज़ के बारे में यहाँ नहीं पढ़ेंगे। किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को मेज़र किया जाता है उसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ की डेवलपमेंट को देखते हुए। मीन जहाँ जितना ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डेवलप होगा उतना ही वो कंट्री डेवलप होगा। आगे देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है उसे पर्टिकुलर तौर के ऊपर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बैकबोन के तौर पर कंसीडर किया जाता है। मेनली बिकॉज क्या क्या कारण है जिस वजह से इसे बैकबोन माना जाता है। तो फर्स्ट इन्होंने दिया हुआ है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ना सिर्फ एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज, आधुनिक बनाने में हेल्प करती हैं, जो मेनली हमारी इकोनॉमी की बैकबोन है। एग्रीकल्चर हमने पढ़ा था, अराउंड 50% जो हमारी वर्कफोर्स है दैट इज़ एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर या दैट इज़ स्टिल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। तो इसकी वजह से हमारी जो हैवी डिपेंडेंस है एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर लोगों की, वो कम होती है। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में काम मिलता है तो उन्हें जॉब प्रोवाइड की जाती है सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर के अंदर। सेकंड आता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अपने आप में अनएम्प्लॉयमेंट और कंट्री से गरीबी, पॉवर्टी को कम करने, इरेडिकेट करने की प्री कंडीशन, पहली शर्त है। मीन जितना इंडस्ट्रीज़ डेवलप होंगी उतना ही हमारे यहाँ से अनएम्प्लॉयमेंट या पॉवर्टी जैसी प्रॉब्लम्स दूर होंगी। So this was the main philosophy behind public sector industries and joint sector ventures in India। और यही मेन फिलोसफी रही थी हमारे यहाँ पब्लिक सेक्टर जो इंडस्ट्रीज़ और जॉइंट सेक्टर जो वेंचर्स लगाए गए थे, मीन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके। इट वॉज ऑल्सो एम्ड दैट ब्रिंगिंग डाउन रीजनल डिस्पैरिटीज़ बाय एस्टेब्लिशिंग इंडस्ट्रीज इन ट्राइबल एंड बैकवर्ड एरिया। साथ ही साथ एम किया गया कि रीजनल जो डिस्पैरिटीज़ थी, क्षेत्रीय जो असमानताएँ थी, उनको भी कम किया जाए, मेनली ट्राइबल और बैकवर्ड एरियाज़ के अंदर इंडस्ट्रीज़ को एस्टेब्लिश करके।
एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एक्सपेंड ट्रेड एंड कॉमर्स एंड ब्रिंग्स इन मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज। और जितना ज़्यादा हम हमारी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को एक्सपोर्ट करेंगे, इससे ट्रेड और कॉमर्स बढ़ेगा हमारा, और इसकी वजह से जो हमें ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज जो चाहिए, विदेशी जो करेंसी चाहिए, उसको लाने में भी हेल्प मिलती है। वो कंट्रीज़ जिन्होंने अपने रॉ मटेरियल्स को वाइड वैरायटी के अंदर जो फिनिश्ड गुड्स हैं उनमें चेंज किया है, ट्रांसफॉर्म किया है, हाई वैल्यू वाली गुड्स उन्होंने प्रोड्यूस की हैं, वो ज़्यादा प्रॉस्परस मिलेंगी, समृद्ध मिलेंगी। इंडिया की प्रॉस्पेरिटी भी लाई करती है ज़्यादा से ज़्यादा हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को बढ़ाकर, उन्होंने डाइवर्सिफाई करके जितना जल्दी पॉसिबल हो सके इन अलग अलग काइंड के प्रोडक्ट्स हम बनाएं। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री आपस में एक दूसरे से अलग नहीं है, एक्सक्लूसिव नहीं है, ये दोनों साथ साथ चलते हैं, दोनों की ग्रोथ साथ होती है। एग्जाम्पल के तौर पर एग्रो इंडस्ट्रीज़ जो इंडिया में हैं, इन्होंने एग्रीकल्चर को मेजर बूस्ट देने का काम किया है। क्या बढ़ाकर? प्रोडक्टिविटी बढ़ाकर एग्रीकल्चरल। अगर हम देखें, जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो डिपेंड करती हैं फर्स्ट हमारे एग्रीकल्चर के ऊपर, जो रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करती है, और फिर ये अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं, जैसे इरिगेशन पंप, फर्टिलाइज़र्स, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, प्लास्टिक, पीवीसी पाइप, मशीन, टूल्स, और इन्हीं किसानों को या एग्रीकल्चर में ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ अपना रोल प्ले करती हैं। तो इस तरह डेवलपमेंट और जो कम्पिटिटिवनेस है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की, उसने ना सिर्फ एग्रीकल्चरिस्ट मीन फार्मर्स को असिस्ट किया है उनकी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने में, बल्कि साथ ही साथ प्रोडक्शन की प्रोसेसेस को पहले से ज़्यादा एफिशिएंट भी बनाने का काम किया है। आज हम देखते हैं हमारा आज का जो वर्ल्ड है दैट इज़ ऑफ ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण का युग है। हमारी इंडस्ट्री है, उन्हें और ज़्यादा एफिशिएंट और कम्पिटिटिव होने की ज़रूरत है। सेल्फ सफिशिएंसी अकेले मतलब हम अपनी ज़रूरतें पूरे करें वो ही काफ़ी नहीं है। हमारे जो भी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हों उन्हें उस क्वालिटी के इक्वल होना चाहिए जो इंटरनेशनल मार्केट में चल रहे हैं, मीन और बाकी कंट्रीज़ के साथ हमारे जो गुड्स हैं वो compete कर सकें। ओनली देन विल बी एबल टू compete इन इंटरनेशनल मार्केट, और सिर्फ तभी हम एबल हो पाएंगे इंटरनेशनल मार्केट में compete करने के लिए। आगे हम बात करें इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन नेशनल इकोनॉमी में, तो पिछले 2 दशकों की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो शेयर है जीडीपी के अंदर वो स्टैग्नेटेड है, वो ठहरा हुआ है, रुका हुआ है 17% पर, आउट ऑफ ए टोटल ऑफ 27% फॉर द इंडस्ट्री विच इंक्लूड 10% फॉर माइनिंग, क्वायरिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस। तो टोटल अगर हम देखें तो 27 है, लेकिन मेन जो इंडस्ट्रीज़ है मैन्युफैक्चरिंग है वो 17% है, क्योंकि बाकी जो 27 में से 10% है वो मेनली माइनिंग, क्वायरिंग, इलेक्ट्रिसिटी और गैस से आता है। और अगर हम इसको कंपेयर करें तो ये बहुत काफ़ी कम है अगर हम इसे ईस्ट एशियन इकोनॉमीज़ के साथ कंपेयर करें, लाइक ताइवान से, हम कोरियाई कंट्रीज़ से, या फिर हम जापान से कंपेयर करें, तो उनके कंपैरिजन में हमारा जो इंडस्ट्री का सेक्टर है उसका रोल काफ़ी कम है। वहाँ जो परसेंटेज है वो हमारे 17% के मुकाबले 25 से 35% तक जाता है। हम बात करें पिछले दशक की, तो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो ग्रोथ रेट का ट्रेंड रहा है वो भी 7% पर एनम के आसपास ही रहा है, लेकिन जो डिज़ायर्ड ग्रोथ रेट है अगले दशक में वो 12% रखी गई है। 2003 के बाद से मैन्युफैक्चरिंग ने दोबारा से 9 से 10% पर एनम की ग्रोथ हासिल की है। एप्रोप्रिएट पॉलिसी इंटरवेंशन जो गवर्नमेंट्स ने लेकर आई हैं, और साथ ही साथ जो रिन्यूड एफर्ट्स किए हैं इंडस्ट्री ने अपनी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए, तो इसको देखते हुए इकोनॉमिस्ट बेटा प्रेडिक्ट कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग है वो अपने टारगेट को नेक्स्ट डिकेड मीन 2020 तक पूरा कर सकती थी, लेकिन अभी भी हम उससे फार बिहाइंड है, बहुत पीछे हैं। एनएमसीसी नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कम्पिटिटिवनेस काउंसिल को भी इसी ऑब्जेक्टिव के साथ सेटअप किया गया। अब आता है बेटा इंडस्ट्रियल लोकेशन, मीन कोई इंडस्ट्री कहाँ लोकेट की जाए। तो इंडस्ट्रियल लोकेशंस अपने आप में कम्प्लेक्स नेचर लेकर रखते हैं। मेनली जो भी कोई इंडस्ट्री की लोकेशन है वो इन्फ्लुएंस्ड होती है रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी से। लेबर, सस्ती चीप लेबर चाहिए, कैपिटल पूंजी चाहिए, पावर एंड मार्केट एट्सेट्रा, ये सब फैक्टर्स हैं जिन पर डिपेंड करती है इंडस्ट्रियल लोकेशन। और
ऐसा बहुत कम पॉसिबल होता है कि ये सारे फैक्टर्स किसी एक जगह पर अवेलेबल हो जाएं। तो कॉन्सिक्वेंटली रिजल्टेंट के तौर पर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ को ऐसी जगह लोकेट किया जाता है जहां इन सभी फैक्टर्स को या तो अवेलेबल कराया जा सके या फिर बहुत कम कॉस्ट के ऊपर इन्हें अरेंज किया जा सके ताकि मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी वहाँ पर टेक प्लेस हो सके। जब एक इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्टार्ट होती है तो उसके साथ साथ अर्बनाइजेशन भी स्टार्ट हो जाता है। मीन लोग आकर रहने लग जाते हैं, शहरीकरण बढ़ता है। आपके पास अपने ही पड़ोस में एग्जांपल है, आप बावल इंडस्ट्रियल रीजन देखें, आप भिवाड़ी इंडस्ट्रियल रीजन देखें, आप धारवेड़ा देखें, आप मानेसर देखें, आप न्यू ब्राना देखें। जैसे जैसे इंडस्ट्रीज़ आई तो यहाँ अर्बनाइजेशन प्रोसेस बढ़ी। लोग, क्योंकि जब कोई इंडस्ट्री आती है तो बेटा लोग उसमें काम करने के लिए आते हैं, बाहर से भी लोग आते हैं। जब वो लोग आते हैं तो उन्हें हाउसिंग की ज़रूरत पड़ती है। हाउसिंग के लिए जब मकान बनते हैं तो धीरे धीरे एक अर्बन जो एरिया है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। कभी कभार जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो सिटीज़ के अंदर या सिटीज़ के नज़दीक भी लोकेट की जाती हैं। इस तरह इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन गो हैंड इन हैंड, दोनों साथ साथ चलते हैं। मीन जितना ज़्यादा इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी उतना ही ज़्यादा अर्बन एरिया बढ़ता जाता है। सिटीज़ हैं वो मेनली मार्केट्स प्रोवाइड करती है और साथ ही साथ बहुत सारी अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं इन इंडस्ट्रीज़ को, लाइक बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, लेबर, कंसल्टेंट्स एंड फाइनेंशियल एडवाइस एट्सेट्रा। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़, बेटे ये ध्यान देना थोड़ा, कई बार आप पूछते हैं इसलिए कह रहा हूँ। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जब एक साथ इकट्ठी होती हैं, अर्बन सेंटर्स के एडवांटेज जो ऑफ़र किए जाते हैं उनका फ़ायदा उठाने के लिए, तो ऐसी इंडस्ट्रीज़ को हम एग्लोमरेशन इकोनॉमीज़ कहते हैं। एक मिनट बेटा। एंड ग्रेजुअली अ लार्ज इंडस्ट्रियल एग्लोमरेशन टेक प्लेस, और धीरे धीरे एक बड़ा इंडस्ट्रियल एग्लोमरेशन एक जगह सेटअप हो जाता है। लाइक मैं आपको बताऊं, आप बात करें मानेसर रीजन की, तो मानेसर रीजन में आप देखेंगे पहले आई मारुति सुजुकी आई। तो अगर आप देखेंगे कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ लगी हुई हैं, और आप एक चीज़ बेटा ध्यान रखें कि कोई भी बड़ी कंपनी जब हम बात करते हैं तो वो सारे टूल्स, सारे इक्विपमेंट्स खुद नहीं बनाती। लाइक आप एक गाड़ी की बात करते हैं तो आप देखते हैं टायर की कंपनी, चाहे वो MRF है, अपोलो टायर्स है, वो अलग होती है। अगर हम बात करें जो विंड ग्लास होते हैं, मेनली जो साइड स्क्रीन होती हैं और सामने जो विंड ग्लास होता है जिसको हम वैसा शीशा बोल देते हैं, तो ये आप देखेंगे असाई इंडिया ग्लास या फिर सेंट गोबेन, ये अलग कंपनी है जो सिर्फ ग्लास बना रही है। ऐसे हम बात करें लाइट्स की अगर हम बात करें तो आपको मिलेंगी ल्यूमैक्स या मिंडा। ऐसे स्टेयरिंग आपको मिलेंगे, राणे का स्टेयरिंग, ठीक है। और ऐसे अगर हम बात करेंगे शोकर की तो गैब्रियल और राणे के शोकर अलग। तो आप अगर देखेंगे कि नट बोल्ट अलग मिलेंगे आपको, क्लच वायर अलग मिलेंगी, क्लच में आपको बहुत सारी कंपनीज मिलेंगी। तो ये सब एंसिलरीज होती हैं जो एक बड़ी जो मेन इंडस्ट्री है उसको ये कंपोनेंट सप्लाई का काम करती है। तो जब एक बड़ी कंपनी कहीं भी आती है तो उसको अलग अलग टूल प्रोवाइड करने वाली, प्लास्टिक कंपोनेंट प्रोवाइड करने वाली, लेदर कंपोनेंट प्रोवाइड करने वाली, अंदर का जो भी डक्टिंग होती है, हर चीज़ प्रोवाइड करने के लिए बहुत सारी अलग अलग कंपनियां उसका फ़ायदा उठाने के लिए आती है और एक बड़ा हब बन जाता है जिसको हम एग्लोमरेशन इकोनॉमीज़ बोलते हैं। बड़ा कम्प्लेक्स होता है, हर तरह की फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी। गुड़गांव इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दैट। आज गुड़गांव में देखें, गुड़गांव के नज़दीक मानेसर हो गया, मारुति सुजुकी प्लांट गुड़गांव के अंदर भी है। तो हम देखेंगे कि किस तरीके से गुड़गांव की इकोनॉमी इतनी कॉम्प्लेक्स होती चली गई, बहुत सारी अलग अलग सर्विस सेक्टर डेवलप हो गए। तो ये सब एग्जांपल आते हैं इसके अंदर। आगे हम बात करें तो प्री इंडिपेंडेंस पीरियड के अंदर, मीन आज़ादी से पहले, अधिकतर जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थी हमारे यहाँ वो कहाँ लोकेटेड थी, तो बेटा वो ऐसी प्लेसेस के ऊपर लोकेटेड थी जिन्हें ओवरसीज़ ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखा जाता था, जैसे मुंबई, कोलकाता, चेन्नई एट्सेट्रा। मीन जहाँ से कोई भी माल हम मंगा सकें या भेज सकें। कॉन्सिक्वेंटली
ऐसे इलाकों में सर्टेन पॉकेट्स के अंदर इंडस्ट्रियल जो इंडस्ट्रीज़ थी वो डेवलप हुई, और इसकी वजह से अर्बन सेंटर्स इनके चारों ओर डेवलप होते चले गए, और इनके पीछे एग्रीकल्चरल रूरल हिंटरलैंड मौजूद था, जो इन इंडस्ट्रीज़ को मेनली एग्रो प्रोडक्ट प्रोवाइड करा रहा था एज ए रॉ मटेरियल के तौर पर। आप मुंबई की बात कर लें, तो हम बात करें कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ की, तो सारा जो पीछे का एग्रीकल्चरल रूरल हिंटरलैंड था, हिंटरलैंड होता है बेटा पृष्ठभूमि, पीछे की बैकग्राउंड जो होता है, तो ये सारा रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराता था टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को। आगे हम बात करें इंडस्ट्री मार्केट लिंकेज, तो ये आपको एक फ्लो डायग्राम दिखाया हुआ इन्होंने, जिसमें ये दिखा रखे हैं कि किस तरीके से रॉ मटेरियल, कंपोनेंट पार्ट्स, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो हमने लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब होते हैं। हमें ट्रांसपोर्ट चाहिए, इन सब चीज़ों को फैक्ट्री तक ले जाया जाता है, फैक्ट्री से प्रोडक्ट्स आउटपुट किए जाते हैं, फिर उस प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट के जरिए मार्केट लाया जाता है, मार्केट से मनी आती है, उस मनी से दोबारा फिर वो सब चीज़ों को इकट्ठा किया जाता है, और इस तरीके से ये प्रोसेस चलती रहती है। अब बात करते हैं द की टू डिसीजन ऑफ द फैक्ट्री लोकेशन इज़ द लीस्ट कॉस्ट। तो बेटा किसी भी इंडस्ट्री या किसी भी फैक्ट्री की लोकेशन का जो डिसीजन होता है वो होता है लीस्ट कॉस्ट, मीन सबसे कम खर्चा कहाँ आएगा वहीं उस इंडस्ट्री को सेटअप किया जाएगा। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और स्पेशलाइज्ड जो लेबर है वो भी किसी इंडस्ट्री की लोकेशन को इन्फ्लुएंस करने का काम करती है। अब बात करें आइडियल लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री, तो यहाँ इसे समझने की कोशिश करें कि एक इंडस्ट्री की आइडियल लोकेशन क्या होनी चाहिए। तो बेटा ये दिखा रखे कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग रॉ मटेरियल्स एट साइट, मीन रॉ मटेरियल को साइट पर ऑब्टेन कराने के लिए क्या कॉस्ट रहे, जहाँ सबसे कम होगी वहाँ। कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन की जो कॉस्ट सबसे कम होगी वहाँ। फैक्ट्री को फैक्ट्री की जो साइट है उसको लोकेट करने का डिसीजन, और प्रोडक्शन जो कॉस्ट रहेगी साइट के ऊपर, जहाँ सबसे बेस्ट होगी वहाँ वो इंडस्ट्री सेटअप की जाती है। अब हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, तो क्लासिफिकेशन की बात करें तो बहुत सारे हम लिस्ट देखें मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की जिन्हें हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, तो हमें ट्रांजिस्टर मिलेंगे, इलेक्ट्रिक बल्ब हैं, वेजिटेबल ऑयल हैं, सीमेंट है, ग्लासवेयर है, पेट्रोल, मैचेस, स्कूटर्स, ऑटोमोबाइल, मेडिसन और बहुत सारी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं। अगर हम इन्हें क्लासीफाई करें बेस्ड ऑन क्राइटेरिया, तो हम फिर अंडरस्टैंड कर पाएंगे उनकी मैन्युफैक्चरिंग को और ज़्यादा बेटर ढंग से। इंडस्ट्रीज़ को क्लासीफाई किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल यूज़, कि किस तरह के रॉ मटेरियल को यूज़ किया गया है। तो फर्स्ट एग्रो बेस्ड, मीन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को जिन इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है लाइक कॉटन, वूलन, जूट, सिल्क, टेक्सटाइल, रबर, शुगर, टी, कॉफ़ी, एडिबल ऑयल, तो ये सब एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में आएंगे। मिनरल बेस्ड की अगर हम बात करें तो आयरन एंड स्टील है, सीमेंट, एल्यूमिनियम है, मशीन टूल्स हैं, पेट्रोकेमिकल्स हैं, ये सब मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में आते हैं। अब हम क्लासीफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू दियर मेन रोल, इंडस्ट्रीज़ का मेन रोल क्या है उसके अकॉर्डिंग। तो बेसिक या की इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो अपने प्रोडक्ट्स को रॉ मटेरियल के तौर पर सप्लाई करती हैं बाकी दूसरे गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए, लाइक आयरन एंड स्टील एंड कॉपर स्मेल्टिंग, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, ये सब बेसिक और की इंडस्ट्रीज़ में आती हैं। मीन इनसे बने गुड्स बाकी और दूसरी इंडस्ट्रीज़ में रॉ मटेरियल के तौर पर यूज़ किए जाते हैं। सेकेंड आती है कंज्यूमर इंडस्ट्रीज़, जो डायरेक्ट ऐसे गुड्स प्रोड्यूस करती है जो कंज्यूमर्स के यूज़ में हो, लाइक शुगर है, टूथपेस्ट है, पेपर है, स्विंग मशीन है, फैंस है, एक्सेट्रा है। अब हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, आप इंडस्ट्रीज़ को कैसे क्लासीफाई करते हैं, तो कैपिटल कितनी पूंजी लगाई गई है उसके हिसाब से अगर हम उनको क्लासीफाई करें तो एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को डिफ़ाइन किया जाता है उसकी मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट, मीन कितना रुपया उसके अंदर लगाया गया है। तो अगर आप देखें एक स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्रीज़ है वो कितना रुपया वहाँ यूनिट में एसेट के तौर पर लगाया गया है, तो ये जो लिमिट है वो चेंज होती रहती है पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम चेंज होता रहता है। प्रेजेंट के अंदर अगर आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की बात करें तो अगर 1 करोड़ रुपया मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लगाई गई है किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में आती है। आगे बात करें बेटा ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप,
कि मालिकाना हक के आधार पर। तो इसमें अगर आप देखेंगे पब्लिक सेक्टर मीन जो गवर्नमेंट ओन्ड हो गई एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट एजेंसीज लाइक BHEL है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एक्सेट्रा। सेकंड प्राइवेट सेक्टर में आती है जिनमें किसी पर्टिकुलर पर्सन का रोल होता है या ग्रुप का रोल होता है। तो ये मेनली इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के साथ ऑन होती है। टिस्को हो गई, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी हो गई, बजाज ऑटो हो गई, डाबर इंडस्ट्रीज़ हो गई, रिलायंस हो गई एक्सेट्रा। फिर आती है जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ जो मेनली स्टेट और इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल मीन इसमें गवर्नमेंट का रोल भी होता है और प्राइवेटाइजेशन का भी रोल होता है, दोनों मिलकर ये इंडस्ट्री चलाते हैं। लाइक OIL ऑयल इंडिया लिमिटेड, ये जॉइंटली ओन्ड है, इसमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों इन्वॉल्व होते हैं। फिर आता है कोऑपरेटिव सेक्टर, ये मेनली अलग अलग प्रोड्यूसर या रॉ मटेरियल्स के सप्लायर होते हैं, वर्कर्स या सब मिलकर आपस में कोऑपरेटिव सोसाइटी के तौर पर रन कर सकते हैं। ये रिसोर्सेज को पूल करते हैं मीन मिलजुल कर रिसोर्सेज जुटाते हैं और प्रॉफिट या लॉस जो भी रहता है प्रोडक्शन के बाद उसको प्रोपोर्शनेटली जितना इनका अपना परसेंटेज होता है, शेयर होता है, उस हिसाब से बियर करते हैं। ऐसे जो एग्जांपल हैं वो मेनली महाराष्ट्र के अंदर शुगर इंडस्ट्री और केरला के अंदर कोयर इंडस्ट्री। कोयर इंडस्ट्री की अगर आप बात करेंगे, जो नारियल से जो बनने वाले प्रोडक्ट हैं, पहले गद्दे वगैरह बनते थे, अब और बहुत सारे आर्टिफैक्ट बनते हैं, तो वो कोयर इंडस्ट्री के अंदर आते हैं। तो ये सब एग्जाम्पल हैं। हम बात करें बेस्ड ऑन द बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स, कि बल्क और वेट जो है रॉ मटेरियल का और फिनिश्ड गुड के हिसाब से हम कैसे क्लासीफाई करते हैं। तो हैवी इंडस्ट्रीज़ में मेनली आपको आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री मिलेंगी। लाइट इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो वो इंडस्ट्रीज़ जो लाइट रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं और लाइट गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें हम लाइट इंडस्ट्रीज़ कहते हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल गुड्स इंडस्ट्रीज़ हैं या इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाली इंडस्ट्रीज़ एट्सेट्रा। आप ये ऊपर दी हुई है, इनको आप क्लासीफाई कर सकते हैं इस हिसाब से। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो बेटा कॉटन, जूट, सिल्क, वूलन टेक्सटाइल, शुगर एंड एडिबल ऑयल एट्सेट्रा, ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं ये मेनली एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल्स के ऊपर बेस्ड होती हैं। आगे हम बेटा इसमें शुरुआत करेंगे अगली वीडियो के अंदर। इतने आप इसको एक बार इंट्रोडक्शन देखें, फिर हम इन सारी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ को, फिर बाद में मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़, इन सबको पूरा करेंगे।